लेकिन यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हुई इस टाइम ड्यूरेशन में। फाइनेंशियली जो सिस्टम है ये गड़बड़ाना नेपाल के लिए भी यहाँ पर इस चार्ट में इंडिकेट होता है। तो नेपाल के साथ ये लगातार अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। सरकार के विरुद्ध जनता सड़क पर उतरेगी। आर्थिक स्थिति पर नेपाल के लिए कठिन समय रहेगा। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को जनता ही बदल देगी दोबारा से। दोस्तों, इस समय नेपाल में बहुत ज्यादा बाढ़ के हालात आए हुए हैं और स्थिति काफी खराब है। सबसे पहले तो ऐसे भारतीय और एक मनुष्य के नाते हमारी पूरी संवेदना है कि नेपाल इस कठिन समय से निकले। आज हम इसी विषय पर फिर नेपाल का चार्ट लेकर आए थे, नेपाल रिपब्लिक का चार्ट। जब नेपाल ने राजशाही का अंत करके वहाँ पर रिपब्लिक और गणतंत्र स्थापित हुआ था। 28 मई 2008 का वो दिन था जब 250 साल पुरानी राजशाही सत्ता का अंत हुआ था नेपाल में और गणतंत्र स्थापित हुआ था। तो आप देख रहे हैं लगातार पिछले 1-2 वर्षों से नेपाल प्रभावित है। कभी चाहे वो बड़े जेनजी आंदोलन, जिस जेनजी आंदोलन की हम आजकल बात करते हैं, उसकी जो शुरुआत है वो फर्स्ट टाइम हमने नेपाल में ही देखी थी। तो चाहे वो जेनजी आंदोलन हो, बड़े बड़े राजनेताओं का भागना हो, नई सत्ता का आना हो, नए तरीके से वहाँ पर कार्य प्रणाली शुरू होनी हो, और फिर ये प्राकृतिक आपदा का आ जाना, तो ये नेपाल के लिए, हालांकि हमने आद्रा प्रवेश कुंडली में, मैं आपको ये बता दूं, आद्रा प्रवेश कुंडली में हमने ये इंडिकेट किया था कि इस तरीके की बड़ी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आसपास भारत के देशों में, पड़ोसी देशों में आएंगी और उनका रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी आएगा। आद्रा प्रवेश कुंडली वो कुंडली है जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है 22 जून को, उसके आधार पर मानसून या मौसम की एक जानकारी इकट्ठी की जाती है और उसमें हम कूर्मा चक्र का भी प्रयोग कर लेते हैं कि कौन से डायरेक्शंस में ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आने वाली है भारत से। तो ये जो डायरेक्शन था भारत का भारत से नेपाल का डायरेक्शन, जो कि उत्तर पूर्वी भाग पड़ता है लगभग भारत का या उत्तर की तरफ, तो ये कूर्मा चक्र में भी प्रभावित था और यहाँ पर उसका प्रभाव देखिए भी और देखने को मिलेगा। तो हम आइए चार्ट पे बात कर लेते हैं कि नेपाल में जैसे ये प्राकृतिक आपदा तो है ही, और ये प्राकृतिक आपदा से हम चाहेंगे कि नेपाल जल्दी से निकले और उभरे, और इसके बाद आगे कोई राजनीतिक परिवर्तन, फाइनेंशियल कंडीशंस या फिर किसी भी तरीके का राजनीतिक परिवर्तन क्या हो सकता है, उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो 28 मई 2008 23:26 नेपाल का फाउंडेशन चार्ट ये बनता है इनका मकर लगन का चार्ट है, और इनकी जो राशि भी बनती है नेपाल की वो मकर ही बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लग्नेश की स्थिति जो है वो अष्टम में गई है। अष्टम में जब जाती है तो वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन को वीक कर देती है। और देखिए किसी भी के लग्न लॉर्ड का अगर संबंध अष्टम भाव से है तो ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन या कुछ चेंजेस कराता रहता है। तो देखिए नेपाल में जब से बना है, सरकार बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं रह पाती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन, चेंजेस आते रहते हैं। इसमें मेजर इम्पैक्ट शुरू हो गया था जब नेपाल में राहु की महादशा शुरू हो गई है। अब राहु की जो महादशा शुरू हुई, जो कि लग्न में बैठे हुए हैं और नवांश में 4th हाउस में बैठे हैं, दशमांश में भी 4th हाउस में बैठे हैं, जो कि जनता का, क्राउन का हाउस है, सिंहासन का भी हाउस है। अब यहाँ पर राहु की दशा शुरू होती है 5 फरवरी 2023 को। अभी 18 साल रहेगी 41 तक। इसमें भी जो ज़्यादा दिक्कत का समय आ गया है राहु में जुपिटर। अब जुपिटर का समय इनके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा है, जो कि 18 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है और 13 मार्च 2028 तक अभी है। तो ये जो समय है नेपाल के लिए कठिन है। प्राकृतिक आपदाएं तो देखिए हैं ही, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हुई इस टाइम ड्यूरेशन में, और ये राजनीतिक उथल पुथल, फाइनेंशियली कोलैप्स होना या फाइनेंशियली जो सिस्टम है ये गड़बड़ाना नेपाल के लिए भी यहाँ पर इस चार्ट में इंडिकेट होता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के लिए भी ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जो इनको फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दोनों तरीके से परेशान करते हुए दिखते हैं। अभी इनकी जुपिटर की अंतर्दशा मार्च 2028 तक रहेगी। अब अगर इस जुपिटर की बात कर लें तो ये रेट्रोगेट भी है, 12th हाउस के साथ कनेक्टेड है, और नवांश में भी कहीं ना कहीं इस पर सप्तम भाव का प्रभाव है, और ये थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानी इंडिकेट इनके लिए कर रहा है। इसके अलावा हम अगर नेपाल के लिए बात कर ले तो और दशाओं में अगर हम देखें तो चर दशा को भी देख लेते हैं। तो वृश्चिक राशि की दशा देखिए इनकी, दोनों ही जो ट्रांसफॉर्मेशन दशाएं, जितने बड़े आंदोलन, जितनी बड़ी चीजें आपने नेपाल में देखी, वो सब 2025 में घटित हो रही थी। 2025 में जब घटित हो रही तो उसमें एक वृश्चिक राशि की दशा का भी प्रभाव था, जो कि मई 2025 से शुरू हुई थी और जो कि अभी 33 तक रहनी है। अब ये दशा जो है, इनके कारकांश लगन क्या है इनका,
उस कारकांश लगन से ये इनकी जो दशा है ये 12वें भाव की दशा है। तो 12वां भाव षड्यंत्र, युद्ध, परिवर्तन, इन सारी चीज़ों को दिखा रहा है। तो नेपाल के साथ ये लगातार अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। अभी से लेके और 2027 एंड तक नेपाल में 2-3 इवेंट मुझे दिखते हैं। एक तो जो बालन शाह की गवर्नमेंट है वो शपथ ग्रहण कुंडली के आधार पर मैंने बताया था वो पूरा नहीं करेगी अपना कार्यकाल। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को जनता ही बदल देगी दोबारा से, और बहुत जल्दी वो समय आने वाला, राजनीतिक उथल पुथल फिर से वहां पर होगी। प्लस जो कुछ नीतियां हैं उनके खिलाफ वहां फिर से बड़े जनजी आंदोलन होंगे, सरकार के विरुद्ध जनता सड़क पर उतरेगी। महंगाई, जो कि भारत में भी एक है लेकिन नेपाल का भी हम बात कर रहे हैं, महंगाई और आर्थिक स्थिति पर नेपाल के लिए कठिन समय रहेगा, और आर्थिक रूप से जो नेपाल है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो बाढ़ की स्थिति है, प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ पर जो जैसे अभी ग्रहण भी हम देखें नेपाल की कुंडली में, तो जो पहला अभी जो अगस्त में ग्रहण हुआ था ये इनकी 7वें भाव में हुआ था कर्क राशि में, और जो दूसरा ग्रहण हुआ था 28 अगस्त को ये इनके दूसरे भाव में होगा। इन ग्रहणों को एनालाइज करें तो बड़े भूकंप की तरफ भी, यानी कि ये जो अगला कुछ 1-2 महीने हैं सेंसिटिव होते हैं। ग्रहण के बाद के कम से कम 6 महीने बड़े सेंसिटिव माने जाते हैं। तो ग्रहण के बाद इस कुंडली के आधार पर जो नेपाल है, नेपाल को किसी बड़े भूकंप का सामना करना पड़ सकता है, या नेपाल में कोई बड़ा भूकंप आएगा जहां पर जान माल को नुकसान हो सकता है। और यहां पर हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन सब की रक्षा करे और सभी भारतवासियों की, पूरे विश्व का कल्याण हो। हम हमेशा कहते ही हैं, और कठिन समय में भारत नेपाल के साथ है, ऐसे भारतवासी हम सब नेपाल के साथ हैं। लेकिन ये जो समय है नेपाल के लिए बड़ा डिफिकल्ट है, और आने वाले समय में भूकंप और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक उथल पुथल के बीच में नेपाल झूलता हुआ आपको दिखेगा, एक कठिन समय का सामना कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इतना तो जरूर लिख दीजिए, जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आप सब पर नीम करोली बाबा की असीम कृपा बनी रहे। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।